इसमें टेक्निकल एरर भी हो सकती है एंड पायलट एरर भी हो सकती है और नेचुरल एरर्स लाइक बर्ड स्ट्राइक वगैरह भी हो सकती है। मैं वीडियो को मैंने कई बार 25-30 बार देखा, उससे देखने में ये समझ में आता है कि राइट आफ्टर टेक ऑफ समथिंग हैपेंड। पूर्व कैप्टन आलोक सिंह ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के कई कारण बताए। उन्होंने बताया कि फिलहाल कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं कि किन कारणों से प्लेन क्रैश हुआ है। पूर्व कैप्टन आलोक सिंह ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही सही कारण मालूम हो पाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि किसी तकनीकी खामी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ हो। उन्होंने विस्तार से बताया कि किन वजहों से प्लेन क्रैश होते हैं। कॉकपिट में उन्होंने प्लेन के टेक ऑफ के सारे फंक्शन भी दिखाए। उन्होंने बताया कि तकनीकी तौर पर फुल प्रूफ व्यवस्था रखी गई है। फिर भी ड्रीम 787-8 ड्रीम लाइनर बोइंग के इतिहास में ये पहला हादसा है। शायद बोइंग प्लेन काफी पुराने हो गए हैं। अब पड़ताल के बाद ही असल वजह मालूम पड़ेगी। हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने इसी को लेकर रिटायर्ड कैप्टन आलोक सिंह से खास बातचीत की है, देखिए। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि आखिरकार इतना बड़ा जो हादसा हुआ है उसकी असल वजह क्या है। इस वक्त हमारे साथ हैं बेहद अनुभवी कैप्टन। हम सर आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा हादसा हुआ है इसमें हालांकि अभी जांच होगी, तमाम बातें बाद में निकल के आएंगी, ब्लैक बॉक्स मिल भी गया है, लेकिन फिर भी आपके अनुभव के हिसाब से क्या कुछ ऐसा हुआ कि 2 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश हो गया टेक ऑफ होते ही? जी सर, इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन में तो सिर्फ हम एक संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ, अगर आप पूरा एयरक्राफ्ट का एयरबोर्न टाइम देखेंगे तो मुश्किल से 27 से 28 सेकंड रहा है और टोटल अगर टेक ऑफ टाइम से क्रैश होने तक का टाइम देखेंगे रनवे की शुरुआत से तो 54 से 55 सेकंड का रहा है। और इसमें टेक्निकल एरर भी हो सकती है एंड पायलट एरर भी हो सकती है और नेचुरल एरर्स लाइक बर्ड स्ट्राइक वगैरह भी हो सकती है। पर प्राइमा फेशिया जो देखने में वीडियो को मैंने कई बार 25-30 बार देखा, उससे देखने में ये समझ में आता है कि राइट आफ्टर टेक ऑफ समथिंग हैपेंड विच कॉज्ड लॉस ऑफ लिफ्ट फॉर द एयरक्राफ्ट। प्रोबेबली द रीज़न माइट बी लॉस ऑफ थ्रस्ट बोथ इंजन्स में। उसके मायरेड रीज़न हो सकते हैं कि कोई फ्यूल स्टारवेशन हो गया है और या टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है एयरक्राफ्ट के टेक्निकल सिस्टम्स में, फेडेक वगैरह में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, हालांकि फेल प्रूफ होते हैं उनमें भी, लेकिन कोई किसी तरीके की गलती डिनाई नहीं करी जा सकती है। और यही कुछ कारण नज़र आते हैं एज ऑफ नाउ देखने से। जितना समझ पा रहे हैं जो वीडियो, जैसे आपने कहा कि कई बार देखा गया, हम लोगों ने भी कई बार वीडियोस देखे, जो प्लेन की नोज थी जैसे टेक ऑफ होती तो ऐसे ही होती चली जाती है, लेकिन इस जो प्लेन इसकी नोज भी डाउन हुई और एक तरफ जैसा आप बता रहे हैं कि प्लेन गिरता चला गया, तो जैसे ये एक कॉकपिट ही है पूरी तरह से। हम अपने दर्शकों को अगर समझाना चाहें तो प्लेन जब टेक ऑफ होता है और सीधे तेजी पकड़ता है तो उस समय रफ्तार कितनी रहती है, और अगर ये कोई खामी हुई है जैसा कि लोग कयास लगा रहे हैं कि 2 इंजन थे, दोनों इंजन फेल हो गए, या कोई पंछी टकराया जैसा आप कह रहे हैं, या कोई टेक्निकल खामी हो सकती है, तो क्या कुछ हो सकता है जो 2 मिनट में बहुत कम समय होता है, पायलट नहीं संभल सकता है उतने में, लेकिन फिर भी उसने इमरजेंसी कॉल की? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एयरक्राफ्ट होता है वो, और पायलट की ट्रेनिंग भी इस तरीके की होती है कि वो अगर एक इंजन फेल होता है तो एयरक्राफ्ट इज़ फुली कंट्रोलेबल और उसको पायलट मैनेज कर सकता है, आराम से ला करके वापस लैंड कर सकता है। एयरक्राफ्ट इस चीज़ के लिए सर्टिफाइड होता है। ट्विन इंजन लॉस अगर हाई एल्टीट्यूड पे हुआ है तो भी पायलट उसको ग्लाइड करके ला सकता है आराम से, अनुभवी पायलट उसको ला करके रनवे पे वापस बिठा सकता है। नहीं तो अगर रनवे नहीं भी है तो किसी खुली जगह को देख करके वहाँ पे क्रैश लैंडिंग करा सकता है जिसमें कि जान माल का कम नुकसान हो। पर इस कंडीशन में जो कि इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ हुआ है, ये अपने आप में, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि बड़ी एक्सट्रीम रेयर कंडीशन है जो कि हुआ है, और ऐसा बहुत ही कम इंस्टेंसेस में देखा गया है कि इस तरीके की घटना हुई है।
और जैसे कि आप रिकॉर्डिंग से देख पा रहे होंगे कि इन्होंने पायलट ने इमीडिएटली मेडे कॉल किया है। और जैसा कि आपने पूछा कि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है तो उसकी स्पीड किस एयर स्पीड में टेक ऑफ करेगा, ये डिसाइड होता है बहुत सारी कंडीशंस पे। उसमें ये आता है कि एयरक्राफ्ट का वेट कितना है, आउटसाइड एयर टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके फिर ये प्री प्रोग्राम कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें कि ये सारा डेटा डाला जाता है और वो स्पीड फिर हमें मिलती है कि इस स्पीड पे ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो सकता है और उस रनवे पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप जानते होंगे जैसे कि इंडिया में बहुत सारे छोटे एयरपोर्ट भी हैं, पटना एयरपोर्ट वगैरह है, वहाँ पे आप पूरे लोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते, तो आपको वेट की लिमिटेशन रखनी होती है। कई दफ़े मे भी हो सकता है कि आप को 20-50 पैसेंजर्स की सीट खाली रहे क्योंकि आप उतने वजन के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं टेक ऑफ के पहले। सर, आपने एक सवाल किया जिस पर हम आना चाहेंगे कि तमाम चीज़ें मायने रखती हैं, वजन, मौसम में जो जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया हुआ है, कल एक्चुअली जो ये क्रैश हुआ उसके बाद से कि फ्यूल लगता है और हवा का भी एक इम्प्रेशन रहता है, दोनों के रोल होते हैं और टेम्परेचर भी मायने रखता है। कल 43 डिग्री अहमदाबाद का टेम्परेचर था और उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हुई? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो 43 डिग्री सेल्सियस इज़ एब्सोल्युटली फाइन टेम्परेचर। एयरक्राफ्ट तो 48-49 डिग्री टेम्परेचर तक के लिए सर्टिफाई होते हैं और हर एयरक्राफ्ट का अपना अलग अलग लिमिटेशन होता है, पर दिस वाज टोटली विद इन द लिमिट्स। जी, तो इसमें ना तो अगर नॉर्मली लिमिटेशन हमारे लिए होता है तो विजिबिलिटी का लिमिटेशन होता है, पर इस कंडीशन में अहमदाबाद से टेम्परेचर वेदर वाइज लिमिटेशन नहीं नज़र आ रहा किसी भी तरीके का। सर, एक बार ये समझना चाहेंगे, ये कॉकपिट एक तरह से बना हुआ है, तो जब प्लेन को टेक ऑफ करते हैं तो क्या कुछ प्रोसेस होता है और अगर कुछ गड़बड़ होती है शुरुआती में तो किस तरह से अपने आप को संभाल सकते हैं, प्लेन को संभाल सकते हैं, सुरक्षित ला सकते हैं पायलट्स? तो बेसिकली अगर ये देख सकते हैं तो ये हमारे ये दोनों मॉनिटर्स जो हैं सामने, ये ईच पायलट के लिए दोनों के लिए अपने अलग अलग मॉनिटर्स होते हैं ताकि वो सारे इंजन एयरक्राफ्ट किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहा है वो सब यहाँ देख सकते हैं। और बीच में आप ये दो मॉनिटर जो देख रहे हैं ये सिस्टम्स डिस्प्ले है और इंजन मेरा पैरामीटर्स हैं, तो ये सारे यहाँ पे डिस्प्लेड होते हैं। और अगर आप यहाँ पे नज़र डालें तो ये हमारे सारे सिस्टम्स हैं लाइक इंजन्स, ब्लीड, प्रेशराइजेशन। तो अगर मैं इंजन प्रेस करता हूँ तो ये इंजन पे चला जाएगा और ये सारे पैरामीटर्स बताएगा। अगर मैं बताऊँ तो ये ब्लीड पेज में जा कर के सारे पैरामीटर्स वहाँ के बताएगा। तो टेक ऑफ के समय अगर कोई भी चीज़ जो कि एज़ पर टेक ऑफ के स्टैंडर्ड्स नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेक ऑफ कॉन्फिग बटन को दबाता हूँ तो ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि ऑटो ब्रेक्स अभी ऑन नहीं है। अब मैंने ये ऑटो ब्रेक्स को ऑन कर दिया तो ये सारे पैरामीटर्स ग्रीन हो गए। तो अगर कोई भी चीज़ जो कि एज़ पर टेक ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है मुझे इमीडिएटली वार्निंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अभी हम फ्लैप 1 पे हमारे टेक ऑफ करना है विच इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे को इमीडिएटली यहाँ पे वार्निंग आ गया कि फ्लैप्स टेक ऑफ पोजीशन पे नहीं है। तो और एक बार मैं इसको फ्लैप्स को वापस से टेक ऑफ पोजीशन में डाल दूंगा तो मुझे ये वार्निंग यहाँ से, जब ये फ्लैप पोजीशन यहाँ पे आ गए तो ये मुझे वार्निंग हट जाएगी यहाँ से। ये प्लेन तो काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी अच्छा कहा जाता रहा है अभी तक। इसमें जो ऑक्सीजन लेवल होती है वो भी 8% ज़्यादा है, जैसा मैं कंफर्टेबल है। 12 से ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट तो शायद 11 से 12 सालों से सर्विस में था, बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है और इस तरह की ये पहली अपने आप में इस श्रेणी में, हालांकि बोइंग में 737 वगैरह में पहले प्रॉब्लम आई है, पर 787 ड्रीमलाइनर में ये पहली इस बार इस तरह की घटना हुई है। इसके बारे में एक जानकारी और मिल रही थी कि जो ड्रीमलाइनर जो बोइंग प्लेन है, इसमें जापान में प्लेन स्टार्ट खड़ा हुआ था, उसके बैटरी में आग लग गई थी। दूसरा प्लेन टेक ऑफ होने वाला था और उसमें गड़बड़ हो गई थी तो उसको रोका गया था। अमेरिका में इसको 3 महीने के लिए बैन भी कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें 2020 से लेकर के 2024 के बीच की बताइए। तो बेसिकली बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में रिलायबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है।
मेजर इसमें कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन हाल में ही एक जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि जैसे ये फ्लीट पुरानी होती जा रही है, 10 साल से ऊपर होती जा रही है, तो इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि अभी तक हाल फिलहाल तक छोटी मोटी प्रॉब्लम आई थी। इस बारे में बोइंग का क्या रवैया है कि किस तरीके से वो तकनीकी फॉल्ट को दूर कर रहे हैं, ये बोइंग से हमें देखना होगा। पर इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस तरह की छोटी मोटी तकनीकी खामियां आ रही थी, पर ये अगर साबित होती है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो ये इस फ्लीट के लिए बेहद ख़तरनाक साबित होगी। और जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है कि डीजीसीए ने एंटायर 787 बोइंग ड्रीमलाइनर फ्लीट को इंडिया में ग्राउंड कर दिया है। आज एक ड्रीमलाइनर इंग्लैंड के लिए जा रहा था मुंबई में, उसको वापस बुला लिया गया। हालांकि उसके कारण अभी नहीं मालूम पड़ पाए हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें मुहर जरूर लगती दिख रही है मुझे। सुनने में आ रहा है कि डीजीसीए ने टिल फर्दर नोटिस 787 ड्रीमलाइनर को ग्राउंड कर दिया है, बिकॉज वो सारा टेक्निकल इस तरह का ये एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं कर लेते कि क्या कारण रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो कारण दूसरे एयरक्राफ्ट में भी आ सके, तो एक डीजीसी का अपना नियम है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। डीजीसी के नियम के तहत फिलहाल ड्रीमलाइनर की उड़ान पर रोक लगाने की कोई कंफर्म सूचना मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन ऐसी बातें छन कर सामने आ रही हैं। और एयर इंडिया में 33 या 34 जो प्लेन हैं, और बाकी एयर इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिको है और तमाम एयरलाइंस हैं, उनमें एक भी ये प्लेन नहीं है, सिर्फ एयर इंडिया के पास ही है। सर बस लास्ट सवाल हमारा आपसे बस ये पूछना चाहेंगे कि वो जो ब्लैक बॉक्स होता है और एक 22 रिकॉर्डर लगा होता है कॉकपिट में, हाँ, इन दोनों का अपना रोल है, तो उससे क्या कुछ जान जी। कॉकपिट वॉइस ब्लैक बॉक्स में जो होता है सीवीआर भी होता है और डीएफडीआर भी होता है। सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कि नाम से ही पता चलता है कि जो भी कॉकपिट में बातचीत हो रही है वो सारी रिकॉर्ड होती है और बहुत सेंसिटिव होता है, एक पिन ड्रॉप को भी रिकॉर्ड करता है वो। और इसी तरीके से एक डीएफडीआर होता है कि जो कि एयरक्राफ्ट के सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है। अगर उसमें किसी पायलट ने एक स्विच को अगर ऐसे से ऑन से ऑफ करके वापस ऑन किया है तो वो भी रिकॉर्ड होता है। अच्छा जी, तो इस केस में हमें आशा है कि ब्लैक बॉक्स हमें मिल गया है शायद और सुरक्षित मिला है, तो वी शुड बी एबल टू गेट सारा इंफॉर्मेशन उससे। जो भी जांच एजेंसियां हैं एआईबीबी, वो उसको डिराइव करेंगी, उसका विश्लेषण करेंगी और फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगी कि क्या गलती हुई। वैसे इसमें सर वक्त कितना लग जाता है जांच करने में, अगर हम बात करें ब्लैक बॉक्स और ये 22 रिकॉर्डर की? ये सर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीव फ्रॉम ब्लैक बॉक्स, और मैं मान के चलूँगा कम से कम इसमें जांच एजेंसी 3 महीने से तो ऊपर ही लगाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें बोइंग भी इन्वॉल्व होगी, इसमें एकाओ भी इन्वॉल्व होगी, डीजीसीए भी इन्वॉल्व होगी, तो और जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है वो भी इन्वॉल्व होगा, तो हर किसी के पहलू देखे जाएंगे क्या क्या है, तो वो इसके बारे में मैं कोई ठीक बयान नहीं दे सकता। ये थी हमारी खास बातचीत कैप्टन आलोक सिंह जी से, जिन्होंने बहुत विस्तार से समझाया कि किस तरह से क्या टेक ऑफ होता है, कैसे कॉकपिट में जो पायलट होते हैं वो अपना काम करते हैं, कैसे टेक ऑफ करते हैं और क्या वजह हो सकती है, इस पर भी उन्होंने खुलकर बात की हुई है। असल जो बात है पूरे एक्सीडेंट की जो वजह रही है ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी आपने जो जानकारियां दी वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।